कि हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, कि हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, कि तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, और डटकर करना तुम सामना मुश्किलों का, कि डटकर करना तुम सामना मुश्किलों का, देखना एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी रणबांकुरों का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराट ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है आप सभी स्वकुशल होंगे और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ आप कर रहे होंगे। तो क्लासेस हमारी रेगुलरली चल रही है। अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान को दबा दीजिए, जिससे जैसे क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा पिछली क्लासेस के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस करे थे और हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा है कि जो मैं क्लास के अंदर क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके लिए वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। सिलेक्टेड टॉपिक्स के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको क्या करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूं, और आपके एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूं ना, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उनके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। और इसका बेस हमने क्या बनाया था, तो मैंने आपको पहले भी बताया था 2016, 2017 और 2022 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद हमने ये सारी क्लासेस तैयार करी हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं वो उन्हीं के बेसिस पे लेके आया हूं, क्योंकि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है एग्जाम में उसी पैटर्न को हम आगे बढ़ा रहे हैं, कि जैसे क्वेश्चन पिछली साल पूछे गए थे वैसे ही क्वेश्चन इस साल भी पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसके अलावा अभी तक आपने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब किसका इंतजार है, ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे विज्ञान का जो ब्रह्मास्त्र प्रश्न बैंक है, जो मार्केट में भी बुक अवेलेबल है और उसकी ई बुक हमारे ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है, क्योंकि बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें बुक नहीं मिल रही है। तो जिनको बुक मार्केट में नहीं मिल पा रही है वो ई बुक परचेस कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट हमने रखी है मात्र 15 रुपए, जिसमें कि आपको 1800 से ज्यादा प्रश्न मिल जाएंगे सामान्य विज्ञान के। और हमारा दावा है कि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में वो हमारे इस प्रश्न बैंक से ही पूछे जाएंगे, जिसका हमने नाम रखा है ब्रह्मास्त्र प्रश्न बैंक, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की ई बुक भी अवेलेबल है हमारे ऐप के ऊपर, वो भी आप परचेस कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, जहां पे डेली का मैं आपको क्विज करवाता हूं। तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और डेली बेसिस पे अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए तैयारी को चेक करते रहिए। युद्ध में जाने से पहले हथियारों को चेक करते हैं कि मेरे हथियार बिल्कुल तैयार है कि नहीं है, उसी प्रकार एग्जाम में जाने से पहले एक बार अपनी तैयारी को जरूर चेक करना है कि मेरी तैयारी कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना समय को गंवाते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे गणित के प्रश्न, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 16 पेनों का विक्रय मूल्य 17 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता को हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सिंपल टाइप है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसने क्या बोला है कि 16 पेनों का विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यानी कि 16 पेनों का सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी बराबर है किसके, 17 पेनों के लागत मूल्य के, यानी कि 17 पेनों की किसके, कोस्ट प्राइस के। देखिए जो क्रय मूल्य होता है जिसमें खरीदा जाता है उसे कहते हैं सीपी कोस्ट प्राइस, और जिसमें बेचा जाता है विक्रय मूल्य उसे कहते हैं क्या, एसपी सेलिंग प्राइस। तो हम एसपी और सीपी यूज करेंगे। अब एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है आपको पता होगी, कि लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं, तो लाभ और हानि हमेशा कोस्ट प्राइस पे निकाली जाती है, ठीक है। याद कर लीजिए इस चीज को, लाभ और हानि हमेशा कोस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। तो यहां से देखिए हम एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं, कि एसपी बटा अगर मैं सीपी यहां से निकालता हूं तो कितना आ जाता है, 17/16 आ जाता है, ठीक है। कितना आ जाता है, 17/16। मान लीजिए कोई चीज आपने 16 रुपए में खरीदी, 17 रुपए में बेच दी, 16 में खरीदी 17 रुपए में बेच दी, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। 16 में खरीदी 17 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। कितने का हुआ, 1 का। अब अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि प्रॉफिट हो या लॉस, लाभ हो या हानि, किस पे निकाली जाती है, कोस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। यहाँ पे कोस्ट प्राइस क्या है, 16 है, तो 1/16 परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। अब इसको काट लीजिए, 4 चौके 16, 25 चौके 100, यानी कि कितना जाएगा, 25/4। अब देखिए हमें मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शन दे रखा है तो इसको मिक्स में कर दीजिए, क्या जाएगा, 6 4 24, 1/4, यानी 6 सही 1/4%। फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है वो आपका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ हार्ड था भी नहीं। उसने बोला क्या है, 16 पेनों का विक्रय मूल्य 17 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, यानी कि 16 एसपी बराबर है 17 सीपी के। अब एसपी बटा सीपी की रेशियो हमने यहाँ पे निकाल ली। एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हानि या लाभ हमेशा कोस्ट प्राइस पे निकाला जाता है सीपी के ऊपर। तो प्रॉफिट हो गया 1 का बटा 16 गुणा 100 करेंगे तो 25 बटा 4 आएगा। मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शन दे रखे तो 6 से 1 बटा 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए की मासिक आय बी से 30% अधिक है। अब रेशो का क्वेश्चन है ये। बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं मैं इसको सोल्व करने का। देखिए पहले आप लिख लीजिए ए रेशो बी रेशो सी। आपको कुछ नहीं लिखना है, देखना है बस जो मैं बता रहा हूं। अब उसने बोला क्या है, ए की मासिक आय बी से 30% अधिक है। पहले तो देखिए 30% को लिखते हैं। तो 30% का फ्रैक्शन मैंने आपको बार बार बताया है, परसेंटेज फ्रैक्शन बनाना, और ये आपको आना भी चाहिए। तो 30% को क्या लिखते हैं, 3/10। क्या लिखते हैं, 3/10। अब लाइन को पढ़िए, ए की मासिक आय बी से 30% अधिक है। मान लीजिए कि बी की आय कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है। तो ए की क्या होगी, 3 ज्यादा होगी, यानी कि 10 से कितनी होगी, 13। ए की कितनी होगी, 13। अगर बी की मासिक आय 10 रुपए है तो ए की मासिक आय कितनी होगी, 13 रुपए होगी, उससे 30% ज्यादा होगी। ये पहली लाइन होगी। उसके बाद बोल रहा है बी की मासिक आय सी की मासिक आय से 20% कम है। तो देखिए 20% को क्या लिखेंगे हम, 20% को लिखेंगे 1/5। क्या लिखेंगे, 1/5, यानी कि बी की कम है किससे, सी से। अगर सी की 5 है, सी की मासिक आय 5 रुपए है, तो बी की कितनी हो जाएगी, उससे 1 कम। 1/5 का मतलब 5 से 1 कम, तो बी की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसके राइट हैंड साइड में मैंने आपको लिखना बता दिया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। ये हो रहा है 2 2 जा 4, ये हो रहा है 2 5 जा 10, ये भी हो रहा है 2 5 जा 10। अब देखिए 13 2 जा 26, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, यहां तक कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बोल रहा है यदि ए और सी की आय के बीच का अंतर 800 रुपए है तो रुपए में बी की मासिक आय क्या है। अब ए और सी का आप रेशियो देखिए, तो देखिए ए का रेशियो है 26, सी का है 25, तो कितने का अंतर है, 1 का। 1 अनुपात का अंतर है। वो अंतर किसके बराबर दिया हमें, 800 रुपए के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है, 800 रुपए के बराबर दिया है। तो हमें क्या पूछा है, बी की मासिक आय क्या होगी। तो बी की मासिक आय क्या है, 20 अनुपात है। क्या है, 20 अनुपात है। तो यहां से अगर हम बी की मासिक आय निकालें तो 20 गुणा करेंगे किससे, 800 से, जो कितना हो जाएगा, 16,000। कितना हो जाएगा, 16,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा कि बी की मासिक आय कितनी है, 16,000 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से समझिए। उसने बोला ए की मासिक आय बी से 30% अधिक है। 30% को 3/10 लिखते हैं, यानी कि अगर बी की मासिक आय 10 रुपए मानता हूं मैं, तो सी की मासिक आय उससे 3 ज्यादा होगी। अधिक का मतलब है जो ऊपर फ्रैक्शन आ रहा है वो बढ़ के लिखेंगे। तो बी की अगर 10 है तो ए की 13 हो जाएगी। फिर बोल रहा है बी की मासिक आय सी की मासिक आय से 20% कम है। तो 20% को लिखते हैं 1/5, यानी कि सी की मासिक आय है 5, तो बी की उससे 1 कम कितनी हो जाएगी, 4। फिर यहां से कट रहा है, काट दिया, रेशियो आ गया 26, 20 और 25। उसने आगे क्या बोला, ए और सी के अंदर जो उसकी आय का अंतर है, मासिक आय का, वो कितना है, 800 रुपए का। और हमने रेशो में देखा तो वो अंतर है 1 रेशो का। तो 1 रेशो बराबर कितनी हो गई, 800 रुपए। तो बी की मासिक आय कितनी है, 20 रेशो, तो 20 इंटू 800 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 16,000। तो बी की मासिक आय क्या हो गई, 16,000 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले पे। अगला देखिए, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी और सी 15 दिन में, तो बी और सी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। सी और ए 20 दिन में, सी प्लस ए दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो इनका क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम लगो तो देखिए 12 15 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब एफिशिएंसी निकालें हम, तो एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन। तो 60/12 करेंगे, तो 60/12 मतलब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 पंजे 60, 5 हो जाएगी। वैसे ही बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 15 चौके 60। और सी और ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसने पूछा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हमें क्या चाहिए, ए अकेले की एफिशिएंसी चाहिए, और उसको टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, कितने दिन में आएगा, करेगा, वो हमें मिल जाएगा। तो पहले ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए तीनों को ऐड कर दीजिए।
ए बी बी सी सी ए, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो 2a 2b 2c, 2 को बाहर निकाल दिया और एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए, 5 और 4 9 और 3 12, तो कितना हो जाएगा 12। यहां से तीनों की एफिशिएंसी क्या आ गई a प्लस बी प्लस सी की, ये आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। यहां से कट जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6 आ गई। अब हमें पता है बी और सी की एफिशिएंसी ये दे रखी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। तो यहां से अगर हम ए अकेले की एफिशिएंसी निकालें तो वो कितनी आ जाएगी 6 माइनस 4 करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। टोटल वर्क कितना है 60, डिवाइड करेंगे उसकी एफिशिएंसी से यानी कि 2 से, तो कितना समय लगेगा 30 डेज, 30 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे 30 डेज, 30 दिन लगेंगे। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, इसका सीधा तरीका यही है कि पहले क्या करिए आप ए बी की एफिशिएंसी, बी सी की एफिशिएंसी, सी ए की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, फिर तीनों की कॉमन एफिशिएंसी निकाल लीजिए। वो यहाँ पे हमें ए की जगह बी भी पूछ लेता कि बी कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी के अंदर बी निकालना होता तो ए सी जिसकी एफिशिएंसी 3 है वो पुट करते। ठीक है, अगर वो सी की पूछता कि सी अकेला कितने दिन में करता तो हम क्या करते ए बी की वैल्यू पुट करते, सी की एफिशिएंसी निकाल के उसका 60 में डिवाइड कर देते, तो ए बी सी तीनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि वो कितने दिन में अकेले उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये एल्गोरिदम होता है बिल्कुल सिंपल सा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग है 185 वर्ष। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था 3 5 9। तो देखिए ए बी और सी कितना था 5 वर्ष पहले 3 5 और 9। तो अभी आयु का योग 185 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले आयु का योग क्या होगा। तो आप बताओगे कि सर 185 अभी है, 5 वर्ष पहले यानी कि 3 जने हैं, 5 वर्ष में कितनी कम करनी पड़ेगी 15 वर्ष, सर इसमें से कम कर दीजिए। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था तीनों का 170 था। तो अब क्या करना है जोड़ लीजिए अनुपात को, तो अनुपात क्या है 3 यानी कि 3x प्लस 5x प्लस 9x, और वो किसके बराबर है इक्विवेलेंट है 170 के। इसको जोड़ोगे तो 9 और 5 14 और 3 17, तो 17x किसके इक्विवेलेंट हो गया 170 के, और यहां से डायरेक्ट आप x की वैल्यू निकाल सकते हो कितनी 10, यानी कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी, इसकी कितनी थी 10 इंटू 3 करेंगे 30 वर्ष, बी की कितनी थी बी की थी 50 वर्ष, और सी की कितनी थी सी की थी 90 वर्ष 5 वर्ष पहले। अब उसने क्या पूछा बी तथा सी की वर्तमान आयु का औसत क्या है। तो वर्तमान आयु का मतलब है इनमें 5 5 और जोड़ दीजिए। अगर वर्तमान आयु करते हैं तो +5 +5 +5 कर दीजिए, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी 95 वर्ष, बी की कितनी हो जाएगी 55 वर्ष, और ए की कितनी हो जाएगी 35 वर्ष। अब हमें क्या निकालना है बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु जोड़ लीजिए, 95 और 55 करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी कि 150, और औसत निकालेंगे तो बटा 2 कर देंगे, कितना जाएगा 75 वर्ष। कितना जाएगा 75 वर्ष आपका राइट आंसर आ जाएगा, कि उन दोनों की वर्तमान आयु का औसत क्या है 75 वर्ष है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि ए बी और सी की 5 वर्ष की आयु का अनुपात हमें दे रखा है 3 5 और 9, और वर्तमान आयु का योग दे रखा है 185 वर्ष। तो हमें पता है 5 साल पहले है 3 जने हैं, तो 15 वर्ष कम कर देंगे वर्तमान आयु के योग से, तो 185 में से 15 कम करें, यानी कि 5 साल पहले उन तीनों की आयु का योग कितना था 170 वर्ष था। उनकी तीनों के अनुपात को जोड़ेंगे, 3x प्लस 5x प्लस 9x बराबर 170 हो गया। यहां से जोड़ेंगे तो 17x इक्विवेलेंट है 170 के, तो x की वैल्यू आ गई 10, यानी कि 5 साल पहले उनकी आयु क्या थी ए की 30 वर्ष थी, बी की 50 वर्ष थी, और सी की 90 वर्ष थी। अब इस टाइम वर्तमान में उनकी आयु क्या हो जाएगी, तो 5 5 वर्ष तीनों में जोड़ दीजिए, तो ए हो जाएगा 35 साल का, बी हो जाएगा 55 साल का, सी हो जाएगा 95 साल का। अब बी और सी का अनुपात लेना है, बी और सी को जोड़ दीजिए और 2 से बटा उसका भाग दे दीजिए 2 का उसमें, तो बी और सी को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 95 और 55 150 बटा 2 करेंगे तो वर्तमान में औसत आयु कितनी आ जाएगी 75 वर्ष। ऑप्शन 4 में दे रखा है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लेसेपे उनके मैसेपे का 25 गुना है, यानी कि एलसीएम क्या है 25 टाइम्स ऑफ HCF है। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 16,900 हो तो उनका लेसा यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको पहली क्लास में अंदर की एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। एक फॉर्मूला था ना, ये क्या था फॉर्मूला था एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ किसके इक्वल होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, इसी से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो एलसीएम तो हमको रखना ही है,
तो यहां से अगर हम एचसीएफ की वैल्यू निकालें, यहां से एचसीएफ निकालें, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एलसीएम डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो यहां से एचसीएफ की जगह क्या रखेंगे हम, एलसीएम डिवाइड बाई 25, और दोनों संख्याओं को गुणा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने दे रखा है क्या, 16,900, ठीक है। अब यहां से देखिए एलसीएम इंटू एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169। अब देखिए इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूं, इंटू 100 इंटू ये हो जाएगा 25। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन को इजी करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन को इजी करना है, और वो ऐसे ही इजी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो यहां से अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो वो रूट होगा किसका, 169। अब 169 किसका स्क्वायर रूट है, आपको पता होगा 13 का है। 10 100 किसका स्क्वायर रूट है, 10 का। 25 किसका है, 5 का। अब देखिए 13 5 जा 65 इंटू 10 करेंगे तो कितना जाएगा, 650, ठीक है। क्योंकि 13 5 जा 65 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो एक जीरो लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 650। क्या हो जाएगा एलसीएम, 650 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 650। बिल्कुल सिंपल, आपको मैंने बता दिया है। एक बार फिर से देखिए, उसने कहा कि एलसीएम एचसीएफ का 25 गुना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 25 एचसीएफ। अब यहां से हमने एचसीएफ की वैल्यू निकाल ली कि एलसीएम बटा 25, क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब दोनों संख्या का गुणनफल हमें दे रखा है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ की जगह हमने लिख दिया एलसीएम बटा 25, ठीक है। यहां से एलसीएम का स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम इंटू एलसीएम, और यहाँ पे देखिए 169 है, तो 169 मल्टीप्लाई बाय 00 को मैंने क्या लिख दिया 100, क्योंकि 169 इंटू 100 इसको तोड़ के लिख सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। और जो बटे में डिवाइड में 25 था, बटे में था, वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एलसीएम का स्क्वायर है, हमें सिर्फ एलसीएम चाहिए, तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर रूट लगेगा। तो 169 का किसका अंडर रूट होता है, 13 का। 100 किसका अंडर रूट होता है, 10 का। और 25 किसका अंडर रूट होता है, 5 का। तो 13 5 जा 65 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 650 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, जो आपसे पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे वो पूछ सकता है, और कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख सके। तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए बोर्ड मास के नियम से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3। अब पहले क्या होगा, बोर्ड मास के नियम के अनुसार डिवाइड होगा, तो 1/3 डिवाइड करेंगे 1/3 से, तो ये 3 जो अभी डिवाइड में दिख रहा है 1/3, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय करेंगे किससे, 3 से, और मल्टीप्लाई बाय 1/3 जो दे रखा है डिवाइड बाय 1/3 डिवाइड। अब देखिए ऑफ दे रखा है, तो डिवाइड से पहले क्या सोल्व होगा, ऑफ सोल्व होगा। क्या होगा, ऑफ सोल्व होगा। ऑफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 जो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। माइनस किस में से करना है, 1/9 में से करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये 3 से 3 कट गया तो ऊपर बच गया 1/3, और यहां से भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 बच जाएगा। माइनस करेंगे 1/9 से, ठीक है। तो 1/3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ऑल ओवर ये क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। माइनस करेंगे 1/9 से, तो 1/9 से 1/9 कट जाएगा, और बचेगा क्या, 0। क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है 1/3 डिवाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो सबसे पहले डिवाइड होगा ऊपर बोर्ड मास के नियम के अनुसार, तो 1/3 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो जो 1/3 है डिवाइड वाला, उसका 3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन लिखते हैं तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। ये आपको पता है। और अगर ये नहीं पता तो अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन से एक्सचेंज करते हैं तो फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है। ये याद कर लीजिए आप, क्या कि अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन से एक्सचेंज करना होता है तो फ्रैक्शन को उल्टी लिख दीजिए, और डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन रख सकते हैं। तो यहाँ से 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 3 से 3 कट गया, ऊपर बच गया 1/3। अब नीचे ऑफ दे रखा है तो डिवाइड से पहले ऑफ सोल्व होगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हो जाएगा 1/9। अब 1/3 को 1/9 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 1/9 को लिख देंगे 9। 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहाँ से क्या कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो 1/3 डिवाइड बाय 3। अब ये फ्रैक्शन है, क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, और माइनस किस में से करना है 1/9 में से ही, तो 1/9 माइनस 1/9 करेंगे तो क्या बचेगा 0 बच जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, फिर से इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें देखिए आप, इसमें क्या रखा है, पॉइंट लगा रखे, जो आप गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 क्या है, पॉइंट के अलावा संख्याएं हैं 11। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि नीचे भी अगर अपन पॉइंट हटाएं तो ऊपर 11 जीरो लगाने पड़ेंगे, और अगर ऊपर से भी पॉइंट हटाएं तो नीचे 11 जीरो लगाने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जीरो से जीरो यानी कि पॉइंट से पॉइंट सब में कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमें हमारे पास क्या बच जाएगा, अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये जाएगा 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8। नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है, ठीक है। तो यहां से देखिए 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 किसका अंडर रूट होता है, 3 का। 16 किसका अंडर रूट होता है, 6 का। और 4 किसका होता है, 2 का। तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या जाएगा, 36। क्या जाएगा, 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें क्या करना होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप एक बार काउंट कर लीजिए कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं ऊपर और नीचे, और उससे कैंसिल आउट होकर आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि 308 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr, और वो किसके इक्वल दे रखा है, 308 के। अब यहां से हमें r फाइंड आउट करना है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 308 डिवाइड करेंगे 2 पाई से, तो 2 इंटू 22/7 होता है पाई, जो बटे में 7 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 22 बन जा 22, यहाँ से हो जाएगा 22 बन जा 22, और 22 4 जा क्या होता है 88। यहाँ से देखिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 7 7 जा 49। यहाँ से रेडियस क्या हो गई, 49 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई क्या होता है, 22/7, आर क्या दे रखा है 49 मल्टीप्लाई बाई 49। तो देखिए 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7546 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करके थोड़ी बताऊंगा आपको कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, अरे वो तो बेसिक कैलकुलेशन है, आपको खुद को करनी होगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है 57546। एक बार फिर से देखिए, हमें क्या दे रखा है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक वृत्त की परिमिति दे रखी है 308 सेंटीमीटर। हमें पता है वृत्त की परिमिति कितनी होती है, 2πr। तो 2πr बराबर हो जाएगा 308 के, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे जो कितनी आ जाएगी, 49 यानी कि 49। अब एरिया ऑफ सर्कल यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो पाई लिखेंगे 22/7, और आर हमने निकाल लिया 49 इंटू 49, कटपीट के आंसर क्या जाएगा 7546, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 13 का अंतर है। तो मान लीजिए लंबाई l है, चौड़ाई b है, तो l माइनस बी कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, उसने दे रखा है। ये पहला इक्वेशन हो गया। यदि आयत का परिमाप 186 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए परिमाप क्या होता है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ किसका, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस बी। क्या होता है, 2l प्लस बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और वो कितना दे रखा है 186। यहां से l प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, 186 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 93। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। देखिए l प्लस बी दे रखा है हमें, l माइनस बी हमें दे रखा है, l प्लस बी कितना है 93 है, l माइनस बी कितना है 13 है। इसको सिंपल आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, प्लस कर देंगे यहाँ से, तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 2l। 2l कितना आ जाएगा 93 प्लस 13 106 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम l की वैल्यू निकालते हैं तो 106 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 53 सेंटीमीटर, l की वैल्यू आ जाएगी 53 सेंटीमीटर। अगर l की वैल्यू क्या है 53 सेंटीमीटर है, तो आप b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ से b क्या हो जाएगा 93 माइनस 53 करेंगे तो कितना जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्या जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता चल चुका है, लेंथ और ब्रेथ दोनों। तो अगर हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल चुकी है तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है l इंटू बी, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या करेंगे हम 53 मल्टीप्लाई बाय करेंगे किससे, 40 से। तो देखिए 1 0 का 1 0, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी चला गया 1, 5 4 जा 20 और 1 21, तो क्या जाएगा 2120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2120 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए हमें क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है 13 सेंटीमीटर।
यदि आयत का परिमाप दे रखा है तो आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूले सारे याद होनी चाहिए कि आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी। तो 2l प्लस बी 186 के बराबर है, तो l प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 93। अब हमें l माइनस बी दे रखा है, l प्लस बी दे रखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से b से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2l बराबर हो जाएगा 106 और l की वैल्यू आ जाएगी 53 सेंटीमीटर। सेकंड इक्वेशन से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 93 माइनस 53 करेंगे तो 40 सेंटीमीटर b की वैल्यू आ जाएगी। और आयत का परिमाप हमें पता है क्या होता है, l इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई 53 इंटू 40 करेंगे तो 2120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर आयामों का एक डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो देखिए एल बी एच दे रखा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि क्यूबॉइड घनाभ का क्वेश्चन है और घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूबॉइड का, वो क्या होता है 2 एल बी बी एच प्लस एच एल। यहां पे देखिए एल कितना है 20 सेंटीमीटर, बी कितनी है 10 सेंटीमीटर, एच कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2 एल इंटू बी, 20 इंटू 10 करेंगे तो 200, बी इंटू एच 10 इंटू 8 करेंगे तो 80, एच इंटू एल 8 इंटू 20 करेंगे तो 160, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 200, 80 और 160, तो 160 प्लस 80 करेंगे तो 240, 240 प्लस 200 कितना हो जाएगा 440 और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 440 गुना 2 करेंगे तो 880, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे आपको 20 इंटू 10 इंटू 8, तो समझ जाइए क्यूबॉइड घनाभ का क्वेश्चन है और घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल। सोल्व करेंगे, एल बी एच की वैल्यू दे रखी है तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद है जो मैंने 10 क्वेश्चन, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन 10 के 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, जो फॉर्मूले आपको बताए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस की एक बार खुद से भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक क्या करते रहिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।